देखिए हम लोग पिछले क्लास में ये देख रहे थे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या देख रहे थे? बाई DSE यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर जो है ये क्लोज रूम होता है, एकदम पैक होता है, और वहां पर जो है आपका दो सोर्स बनाया जाता है। ये दोनों सोर्स को स्लिट के नाम से जानते हैं, और स्लिट S1 होता है और S2 होता है। देख लीजिए ध्यान से। और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो D होता है, और ये स्लिट और ये होता है स्क्रीन, उसके बीच की दूरी को कैपिटल D कहते हैं। अब यहाँ से दो सोर्स जब चलता है तो इस तरह से चलता है, पूरा मिलता है। देख लिए ध्यान से, ऐसे पूरा वेव चलता है। लेकिन डेरिवेशन के लिए हम आपको एक पॉइंट बताए थे कि ये P पॉइंट पर हम स्टडी कर रहे थे, और ये O पॉइंट था, ये सेंट्रल पॉइंट C था, और ये बाई पोजीशन था। तब आपको यहाँ जो पाथ डिफरेंस आया था वो निकल गया था हम लोग को। हमको ये भी निकल गया था कि फ्रिंज विड्थ क्या होता है। तो इसमें जो होता है फ्रिंज विड्थ बीटा से रिप्रेजेंट होता था, और फार्मूला आया था लेमडा D/D आ गया था। देख लिए फार्मूला, लेमडा D/D आ गया था। और हमको ये पता चला था कि यहाँ पर मैक्सिमा बनता है, यानी एक बार मैक्सिमा बनता है, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, इस तरह से बनता है दोनों तरफ। उसी तरह से मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, इस तरह से बनता है। और दो लगातार मैक्सिमा या दो लगातार मिनिमा के बीच के डिस्टेंस को फ्रिंज विड्थ कहते थे। ये बात हमको पता चल गया था। देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमा बन रहा था, मिनिमा बन रहा था, वो क्या चीज का मैक्सिमा था? तो लाइट के ब्राइटनेस यानी इंटेंसिटी का था। याद कीजिए, रिजल्टिंग इंटेंसिटी जब होता है तो cos फाई बराबर 1 होता है, वहां से आ रहा था आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इंटेंसिटी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होगा, फिर ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होगा, और यानी कि यहाँ पर अगर ग्राफ बनाइएगा तो इस तरह से आएगा। ये ऐसे कहने का मतलब ये हुआ कि ये मैक्सिमा यदि है, मैक्स है, और ये क्या है, मीन है, इंटेंसिटी में मीन है, फिर यहाँ भी इंटेंसिटी क्या होगा, मीन होगा आपका। फिर अगला कंडीशन में भी यही होगा कि यहाँ पर मैक्सिमा होगा, तब फिर ग्राफ ऐसे चलेगा आपका। यानी कि यहाँ पर फिर से आपका मैक्सिमम, देखिए इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए ग्राफ में इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पाराबोला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक में इक्वेशन आता है, इंटेंसिटी तेजी से घटता और बढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से। यहाँ पर क्या होगा, इंटेंसिटी यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है आपका, क्या है, मैक्सिमम है। फिर इंटेंसिटी क्या है, मिनिमम है। इसी तरह से कंटिन्यूअस मैक्सिमम मिनिमम चलते रहता है। उसी तरह से इधर भी चलेगा आपको, है ना। तो किसी पोजीशन पर कौन सा ग्राफ होगा उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फाइनली कभी कभी क्या रहता है, इंटेंसिटी का ग्राफ आपको ऐसे भी बनाया रहेगा जैसे एनसीईआरटी बनाया है, और इधर लिखेगा कि हम इंटेंसिटी बना रहे हैं, ऐसे लिख देगा इंटेंसिटी, और इधर जो ये ग्राफ था उसको सीधा करके बनाएगा। यानी कि आपको यहाँ पर इंटेंसिटी अगर बहुत ज्यादा है तो ऐसे ग्राफ होगा, फिर ग्राफ ऐसे होगा, फिर ग्राफ ऐसे होगा, फिर ग्राफ ऐसे होगा, फिर ग्राफ ऐसे होगा, यानी इसी तरह से ग्राफ चलता रहेगा। और इंटेंसिटी इधर है तो ये मैक्सिमा का पॉइंट है, यानी ये मैक्सिमा है, यानी इसको लिख सकते हैं कि ये मैक्स है, और इसको लिख सकते हैं कि मिन है, मिनिमा है। तो फिर आपको यहाँ पर क्या हो गया, मैक्स हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया आपका, मिन हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया, मैक्स हो गया, फिर यहाँ पर इधर क्या है, मिन है, देख लीजिए, फिर यहाँ पर क्या है आपका, मैक्स है, फिर यहाँ पर क्या है आपका, मिन है। मतलब आपको मैक्सिमा मिनिमा इस तरह से अल्टरनेट में चलते रहेगा। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। यही जो है आपका क्या है, फ्रिंज विड्थ का पैटर्न होता है। अब आपको पोजीशन गिनना है, जैसे कि
इसको कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। क्या कहते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि सी पॉइंट पर है। तो चलिए जिनसे पूछेंगे उनको बताना है इसके टर्म में, लेमडा डी बाई डी के टर्म में डिस्टेंस बताना है। लेमडा डी बाई डी के टर्म में क्या बनाना है? डिस्टेंस। तो इसमें सबसे पहले बताएंगे जो राजेश सिंह से ज्वाइंट है, माइक ऑन कीजिए। सर। चलिए आप बताइएगा कि ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट मिनिमा यस हुआ, सर। ये फर्स्ट मैक्सिमा हुआ, यस ये सेकंड मिनिमा हुआ, ये सेकंड मैक्सिमा हुआ। तो सेंट्रल मैक्सिमा से सेकंड मैक्सिमा के बीच की दूरी कितना होगा इसके टर्म में बताना है। लेमडा डी और डी के टर्म में बताना है आपको। डिस्टेंस पूछ रहे हैं आप। लेमडा बोलिए बोलिए। लेमडा डी बाई डी। लेमडा डी बाई डी। देखिए क्वेश्चन सुन लीजिए, हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुन लीजिए, और नहीं तो हम क्वेश्चन लिख देते हैं। देखिए गिनने के लिए आना चाहिए। आपको बताना है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट में, डिस्टेंस में सेंट्रल मैक्सिमा डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड सेकंड मैक्सिमा क्या होगा ये बताना है आपको। देखिए अब हम लिख दिए पूरा टर्म। डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस क्या होगा ये बताना है। लेमडा डी बाई डी -0। आप माइक ऑन ऑफ कर लीजिए। चलिए और किसी से पूछते हैं। प्रियांशी आप बताइए। सर 3 लैम्डा बाई 2D। आप भी माइक ऑफ कीजिए। चलिए बताएंगे कौन? हैप्पी राज। 2 लैम्डा बाई 2D। चलिए ठीक है। अविनाश कुमार। अविनाश कुमार आप बताइए। एक तो बहुत सालों के बाद ज्वाइन करते हैं और फिर कुछ बोलते भी नहीं है। चलिए इधर देखिए। 2 लैम्डा बाई 2D। इतना दिन कहाँ रहते हैं? एक भी दिन आपका होमवर्क फिर नहीं पहुंचता है, समझ जाइए। एक भी दिन फेयर किया हुआ कॉपी मेरे व्हाट्सएप पर आपका नहीं आया है। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, वो आपकी मर्जी है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, है ना। लेकिन मेरा जो काम है, फर्ज है, वो याद दिलाते रहते हैं, क्योंकि आपसे डरना नहीं है ना। बहुत लोग तो होमवर्क ही कुछ नहीं भेजते हैं। चलिए आप जो हैप्पी राज बोले थे वो बिल्कुल सही था। क्या था आंसर? होगा 2 लैम्डा बाई टी होगा, 2 लैम्डा डी बाई टी होगा। क्यों होगा वो सुनिए पहले। अभी हम फ्रिंज विड्थ का डेफिनेशन बता रहे थे। दो लगातार मैक्सिमा यानी दो लगातार मैक्सिमा के बीच की दूरी या दो लगातार मिनिमा के बीच की दूरी को फ्रिंज विड्थ कहते थे। तो देखिए दो लगातार मैक्सिमा मतलब फ्रिंज विड्थ जानते क्या है? या तो यहां से देखिए ध्यान से, ये यहां से यहां तक पूरा जो दूरी आए ये फ्रिंज विड्थ है, या फिर इसके मैक्सिमा से इसके मैक्सिमा की दूरी को भी फ्रिंज विड्थ कहते हैं। यानी मैक्सिमा और मिनिमा के बीच की दूरी होता है ना। दो लगातार मैक्सिमा मिनिमा के बीच की दूरी होता है आपका लेमडा डी बाई 2 होता है, यहाँ हाफ होता है। यानी कि एक देखिए सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ था, फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ होगा, सेकेंड मैक्सिमा यहाँ होगा। तो यहाँ से यहाँ तक एक ले आती बीटा, और यहाँ से यहाँ तक क्या आपका 2 बीटा। तो 2 गुने बीटा आपका उतना वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को? आगे समझ में बोल रहे हैं जो बताइए। तो चलिए जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे, समझ गए ना क्या पूछ रहे हैं। जो अब आपको बताना है सेंट्रल मैक्सिमा और थर्ड मिनिमा के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। और सुन लीजिए पहले, आप जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे। आस्था कुमारी गायब हो गए हैं। चलिए इसके बाद कौन बताएंगे? खुशी कुमारी आप बताइए। आप बताएंगे सेंट्रल मैक्सिमा और थर्ड मिनिमा के बीच का डिस्टेंस क्या होगा।
सेंट्रल मैक्सिमा और थर्ड में, बोलिए जल्दी से। सर लेमडा डी बाई डी। कितना गुने लेमडा डी बाई डी? सेंट्रल मैक्सिमा और थर्ड मिनिमा, तीसरा मिनिमा है। गिन के बताइए, काउंटिंग करने नहीं आया तो क्वेश्चन कैसे बनेगा फिर? नहीं बोलिएगा। चलिए आप माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए और कौन बताएंगे? समझ में आ गया है? चलिए आगे ही बढ़ते हैं, हम ही खुद बता देते हैं फिर से गिन के। देखिए थर्ड मिनिमा था ना, तो याद कीजिए ये पहला मिनिमा यहाँ है, पहला मिनिमा यहाँ है, तब पहला मिनिमा से दूसरा मिनिमा 1 बीटा, और दूसरा मिनिमा से तीसरा मिनिमा 2 बीटा, और ये मिनिमा से मैक्सिमम बीटा बाई 2। तब बीटा उधर बीटा बीटा 2 बार, इधर बीटा बाई 2, तो कितना हो गया 5/2 बीटा, यानी कि 5/2 लेमडा डी बाई डी। गिनने नहीं आ रहा है आप लोग को, बताइए कैसे काम चलेगा? तो काउंटिंग कीजिए, सीधा सीधा याद कीजिए ना कि मैक्सिमा और मिनिमा के बीच की दूरी बीटा बाई 2 होता है। तो ऐसे गिन लेते हैं। अच्छा पहला मिनिमा आ गया, 1 बीटा बाई 2 हो गया, फिर मैक्सिमा आ गया, फिर बीटा बाई 2, फिर मिनिमा बीटा बाई 2, फिर मैक्सिमा बीटा बाई 2, ऐसे करके भी गिन सकते हैं आप। काउंटिंग तो करना पड़ेगा, और ग्राफ इसी तरह से बनता है, ग्राफ बना लीजिएगा। यानी हम वहां गिनने का तरीका सिखा दिए कि पोजीशन अगर कोई पूछ दे कि फोर्थ मैक्सिमा का पोजीशन क्या होगा सेंट्रल से, तो उस पोजीशन को डायरेक्ट निकालने का टेक्निक हम समझा रहे थे आपको। चलिए कोई कुछ लगता बोलना चाह रहे थे तो बात समझ लीजिए ध्यान से, हम क्या कहना चाह रहे थे जो है ना। यानी कि ये ग्राफ तो है, आपको कॉपी बना देखिए। और एक बात और समझ लीजिए, अगर बोर्ड एग्जाम हुआ, आप बोर्ड एग्जाम में ये तो आता ही है, तो बोर्ड एग्जाम में आपको हर हाल में क्या करना पड़ेगा वो पहले बात समझिए। पिछला क्लास में यहाँ तक डेराइव किए थे, उसके जो डेराइवेशन के बाद ये ग्राफ अगर नहीं बनाइएगा तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा आपको। यानी कि उसी का भी सारांश चल रहा है, पिछले क्लास का ही सारांश चल रहा है, यहाँ तक लिखे थे, इसके बाद ये ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, याद कर लीजिए। एक होता है, ये होगा लिनियर फ्रिंज विड्थ हो गया, एक एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है एक, क्या होता है? एंगुलर फ्रिंज विड्थ होता है, फ्रिंज विड्थ होता है। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ को थीटा नॉट से डिनोट करते हैं, थीटा नॉट से। और यह रेशियो होता है। यह जो होता है क्या होता है? रेशियो होता है आपका। आप दो तरह से याद करते हैं, जैसे मन करे वैसे याद कर सकते हैं, है ना। यह रेशियो होता है फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ जो लिनियर में आप पढ़े हैं आप बाय कैपिटल डी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन और इसके बीच का रेशियो होता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि एक मिनिमा के द्वारा यहाँ पर कितना एंगल बना उसको कह सकते हैं। तो एक मिनिमा के द्वारा जो एंगल जब निकालने चलिएगा, मतलब एक फ्रिंज विड्थ के द्वारा, तो ऐसे जब एंगल निकालने चलिएगा यहाँ, तो ये थीटा बनेगा। और tan थीटा, यहाँ एंगल बहुत छोटा होगा क्योंकि फ्रिंज विड्थ की लंबाई बहुत मिलीमीटर में आता है फ्रिंज विड्थ। ये जो फ्रिंज विड्थ लिख रहे हैं ना, लेमडा डी बाई डी का वैल्यू गुना भाग करने के बाद मिलीमीटर में आता है, और ये मीटर में रहता है। तो वहां से एंगल बहुत छोटा, तो tan थीटा sin थीटा सेम हो जाता है। तो हम लोग परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि एक फ्रिंज विड्थ बाई डी, वही फॉर्मूला आ जाएगा आपका। यानी फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला जो हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा? आपको डी से इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, यानी लेमडा डी बाई डी में कैपिटल डी से डिवाइड कर दिया तो लेमडा बाई डी बच जाएगा एंगुलर फ्रिंज विड्थ। यानी एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होगा वो समझ लीजिए, हम पूछेंगे दोनों। अब लिनियर फ्रिंज विड्थ जो होगा लेमडा डी बाई डी होगा, तो एंगुलर लेमडा बाई डी होगा। और कौन डी ऊपर होगा कौन डी नीचे, वो आपको दिमाग में खुद याद रखना पड़ेगा। एक बात रहस्य का बतलाते हैं आप लोग को, जानते हैं ये सारा एक्सपेरिमेंट कहाँ कर रहे हैं? हवा में रख के। कहाँ? सारा इंस्ट्रूमेंट एयर में है या वैक्यूम में है। यानी कि यह जो दीवार है, दोनों
बीच में आपका एयर एज ए मीडियम है। कैसा मीडियम है? एयर एज ए मीडियम है। सारा एक्सपेरिमेंट जो किए एयर में किए, लाइट सोर्स सब कुछ एयर में था, सबको उसी तरह से रहने दिए और उस डब्बा में का दिए पानी धर दिए। तो पानी भर देंगे तो सब जगह पानी 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 ही हो जाएगा। ऐसे भी बारिश का मौसम सब जगह पानी पानी, ठीक है। तो जब पानी हो गया तब क्या होगा? मीडियम बदल गया, यानी कि अब लिखेंगे व्हेन मीडियम प्रेजेंट, तब क्या होगा? फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो एक बात समझ लीजिए, पहले ध्यान से खुद सोचिए। फ्रिंज विड्थ के फॉर्मूला में लेमडा डी बाई डी आता है। तो पानी रखिए या हवा रखिए या कोई दूसरा मीडियम रखिए, इन सभी में क्या चीज बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा? लेमडा डी बाई डी में 3 टर्म है। एक है डिस्टेंस बिटवीन सोर्स, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, एंड एक है वेवलेंथ ऑफ वेव यूज्ड बाय सोर्स। तो अब आप लोग बताइए कि इसमें जब मीडियम आ जाएगा तो कैपिटल डी, स्मॉल डी और लेमडा में क्या चेंज करेगा, क्या चेंज नहीं करेगा? आपको खुद सोच के बताइए। वेवलेंथ लेमडा लेमडा चेंज करेगा, सर। लेमडा चेंज करेगा, हाँ लेमडा चेंज करेगा, वेवलेंथ चेंज करेगा। तो आप लोग बताइए वेवलेंथ इन मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग बताइए वेवलेंथ इन मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोग को बताना है। वेवलेंथ यानी कि मैं पहले पूरा अच्छा से लिख ही देता हूं, तुरंत कहानी खत्म। व्हेन मीडियम प्रेजेंट, व्हेन मीडियम प्रेजेंट, व्हेन मीडियम प्रेजेंट, क्या? व्हेन मीडियम प्रेजेंट, क्या होगा? व्हेन मीडियम प्रेजेंट, क्या? मीडियम प्रेजेंट, तब वेवलेंथ चेंज करेगा। तो लेमडा मीडियम बराबर क्या होगा आप बताइए फॉर्मूला। तो देखिए अब बार बार इतना चीज सिखाना नहीं पड़ता है। म्यू बराबर होता है लेमडा वैकम बाई लेमडा मीडियम भी होता है फॉर्मूला, याद कर लीजिएगा। लेमडा मीडियम भी होता है, तो लेमडा मीडियम बराबर क्या होगा? लेमडा बाई म्यू हो जाएगा फॉर्मूला। यानी कि फ्रिंज विड्थ जो होगा लिनियर वाला मीडियम में वो क्या होगा? तो लेमडा के बदले लेमडा मीडियम पुट कीजिएगा, मीडियम आ गया तो लेमडा मीडियम में क्या होगा? लेमडा डी बाई डी तो होगा लेकिन म्यू इसके साथ आ जाएगा एक। अब उसी तरह से थीटा जो मीडियम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका लेमडा बाई म्यू इंटू डी हो जाएगा। यानी मीडियम जब प्रेजेंट होगा तो फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताइए। अब ऐसा भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में। अगर आपका बात समझ लीजिए ध्यान से, घटेगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1 से ज्यादा होता है। जब 1 से ज्यादा होता है तो आपको बताइए क्या होगा? इसको घटा नहीं देगा। यानी जब मीडियम प्रेजेंट होगा तो हर हाल में आपका फ्रिंज विड्थ घट जाएगा। कोई परेशानी? कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो आप लोग के पास पीडीएफ भेजे थे, वो पीडीएफ निकालिए, है ना। लाइट वेव लिखल होगा, वेव ऑप्टिक्स, उस पीडीएफ को निकालिए। पीडीएफ भेजे हुए हैं आप लोग को, है ना। वहां से अब क्वेश्चन की बारी होगी, ठीक है। देखिए लिखा होगा इंटरफ्रेंस वाइडिएशन पोलराइजेशन, ये 3 टर्म लिख करके आपको पीडीएफ भेजा हुआ। इंटरफ्रेंस वाइडिएशन पोलराइजेशन, ठीक है। उसमें सबसे पहले इंटरफ्रेंस एंड वाइडिएशन जब निकालेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ही बनाना है आपको जो नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला दूसरा दोनों बनाना है, दोनों ही नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। जल्दी से बनाइए। आप लोग के पास भेजा हुआ है इंटरफ्रेंस एंड वाइडिएशन करके, देख लिए ध्यान से। और फार्मूला भी सामने है। तब तक हम इधर बोर्ड मिटाते हैं और आप क्या कीजिए आगे का। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से। क्वेश्चन जो कह रहा था आपका कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, fringe width is found to be 0.4 mm if hole apparatus emerge in a water vapor without disturbing the geometrical arrangement, new fringe width। तो आपको इतना बात समझ में आ गया कि ये जो क्वेश्चन है
आपको बीटा मीडियम से क्वेश्चन है, यानी कि आपको लेमडा डी बाई डी जो फॉर्मूला था उसमें म्यू से डिवाइड करना था, तो बीटा एयर बाई म्यू हो जाएगा ये फॉर्मूला, सीधा सीधा याद कर लीजिए। फॉर्मूला का रूप चेंज करना आपका काम है अब। तो बीटा मीडियम बराबर जो हो जाएगा आपका, बीटा एयर कितना था 0.4 mm था। देखिए हम बोले थे सब मिलीमीटर में रहता है, और मिलीमीटर में भी पॉइंट में रहता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 था। अब आपका फ्रिंज विड्थ जब पानी डाल दिए तो 0.3 mm आ गया आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखिए, ये भी नीट में कहा है, यंग्स डबल स्लिट में टू कोहेरेंट सोर्स जो है प्लेस्ड एट 0. ठीक है, चलिए तो आप समझ लीजिए बात ध्यान से अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको। हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर आपसे कि ये देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो समझिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन होता है, फिगर ऐसा ही, हम फिगर बार बार जान के इसलिए बना रहे हैं कि आपको बात समझ में आ जाए अच्छे से। देखिए कहता है कि दो कोहेरेंट सोर्स है, तो ये दोनों जो S1 S2 लिखे थे ये कोहेरेंट ही सोर्स था, ये बात को याद कर लीजिए। और दोनों के बीच का जो दूरी है 0.9 mm है। 0. क्या है 9 mm है, स्मॉल डी का वैल्यू दिया हुआ है 0.9 mm। इसका मतलब यही हुआ। फिर कहता है आपको क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है फिर, फ्रिंज आर ओब्टेन या ऑब्जर्व 1 मीटर अवे, यानी कि यहाँ से जो सोर्स से फ्रिंज है जो 1 मीटर की दूरी पर ऑब्जर्व किया जा रहा है, यानी कि डी का वैल्यू 1 मीटर दिया, स्पिन ये है डी का वैल्यू दिया है 1 मीटर आपको। क्वेश्चन पढ़िए, फिर कहता है इफ इट प्रोड्यूस सेकेंड डार्क फ्रिंज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 mm फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। तो देखिए सेंट्रल मैक्सिमा तो यही होता है, सेंट्रल मैक्सिमा तो यही होता है, और सेंट्रल मैक्सिमा से आपका किसका अति डार्क है, सेकेंड डार्क। तो याद कीजिए, ध्यान से सुनिएगा, ये है सेंट्रल मैक्सिमा, फिर फर्स्ट डार्क होगा, फर्स्ट डार्क, फिर फर्स्ट आपका ब्राइट होगा, मैक्सिमा होगा, फर्स्ट मैक्सिमा होगा डार्क और ब्राइट, बी से ब्राइट कर दिए या बी से ब्राइट कर दीजिए, डार्क ब्राइट। फिर क्या होगा सेकेंड डार्क होगा, फिर क्या होगा सेकेंड ब्राइट होगा, क्या होगा सेकेंड ब्राइट होगा। तो आप लोग बताइए, यहां से जब सेंट्रल से चलिएगा, सेंट्रल से आपका कौन सा सेकेंड डार्क, तो सेकेंड डार्क यहाँ है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा बीटा के टर्म में आप लोग को बनाना है। मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से सेकेंड डार्क के बीच की दूरी क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। बोलिए जल्दी से, जिनको पहले आता वो बोल सकते हैं माइक ऑन करके, बोलिए 2 जल्दी से। lambda by 2 lambda by d। एक बार बोलने के बाद माइक ऑफ कर लीजिए, क्योंकि दूसरा लोग की फिर बारी आएगी। और कोई बोल सकते हैं कुछ? So 3 beta by 2. वेरी गुड, 3 बीटा बाई 2, यानी 3 बीटा बाई 2 का वैल्यू जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 1 mm, यानी 1 mm जो दूरी दिया हुआ था सेंट्रल मैक्सिमा से सेकेंड डार्क का, तो हो गया 3 यानी 1.5 बीटा। देखिए ना, बीटा बाई 2 बीटा बाई 2 बीटा बाई 2, ब्राइट डार्क के बीच की होता है दूरी बीटा बाई 2, तब बीटा बाई 2 बीटा बाई 2 बीटा बाई 2 मतलब 3 बीटा बाई 2। तो ये आ गया, और वो दिया है 1 mm। तो आपको कहता है इसमें वेवलेंथ जो यूज किए है ना, वह वेवलेंथ क्या है ये बताइए। तो जब इतना पता चल गया तो लिखेंगे 3 लेमडा डी बाई डी इक्वल टू 1 mm। अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, लेमडा निकालना है। देखिए 2 इंटू डी और 1 mm है, और बाई क्या है आपका 3 कैपिटल डी है। अब देखिए सबको ये असाइनमेंट में लिखना है, डी जो है आपका 0.9 mm है, तो 0.9 मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए इतना से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है, और ये 1 मिलीमीटर था उसको ऐसे किया जाएगा 3, और डी का वैल्यू तो 1 था, ये तो पहले से पता है। तो 3 3 जा 9, तो लेमडा बराबर हो जाएगा 0.6 गुने 10⁻⁻⁶ मीटर आ गया वेवलेंथ।
अब आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, जिनसे पूछेंगे वो बताएं। देखते हैं कि सेंटीमीटर भी बदलने के लिए आप लोग को आता है कि नहीं। चलिए परनम श्री आप बताइए इसमें कितना सेंटीमीटर लिखे हम इसको। आंसर सेंटीमीटर में दिया है, आप सही बना के भी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन 10⁻⁻6 में भी देल है। तो 10⁻⁻ हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा? 8। चलिए और कोई बताइए। मुस्कान कुमारी आप बताइए जी। हम 6 गुने 10⁻, सेंटीमीटर में लिखना है, इसको बदल के हम कितना लिखे हैं? 6 कर दिए, इधर से भी एगो दशमलव गायब कर दिए। सर 9 हो जाएगा। चलिए हम बता देते हैं, मीटर से जब सेंटीमीटर में जाते हैं तो पावर घटता है, माइनस में रहता है। तो -4 होना चाहिए था, लेकिन इस दशमलव को हटाने के बाद -5 हो जाएगा। आगे बात समझ में? देख लिए ध्यान से। तो परेशानी है तो बोलिए, और नहीं परेशानी तो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन 4 नंबर बनाना है आप लोग को तुरंत। 4 नंबर और 6 नंबर। 6 नंबर तो लाजवाब क्वेश्चन, जेईई एडवांस से उठा के डायरेक्ट पूछा था। 6 नंबर जो क्वेश्चन है जेईई एडवांस वाला उठा के डायरेक्ट पूछा था ये नीट। तो आपको 4 और 6 जल्दी से बनाना है, फास्ट में एकदम, और सॉल्यूशन करके भेजना है मेरे मोबाइल पर जल्दी से एकदम। इसको उतारने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको रिकॉर्डेड है, रहेगा आपके पास, लेकिन जो बता रहे हैं उसको जल्दी से बनाइए। आज YDSC समाप्त करना, अभी और भी चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए हम ही को बताना है, आप लोग तो बनाए नहीं है, घूम रहे होंगे, है ना। बहुत लोग तो मजा लेने लगते हैं। सर चलिए 5 मिनट का फुर्सत दिए हैं, थोड़ा पानी पी के आते हैं, है ना, थोड़ा बिस्कुट 2-4 उठा के आते हैं, है ना, थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, क्वेश्चन बनाने का टाइम देते हैं तो घूमने लगते हैं बहुत लोग। चलिए हम ही बता देते हैं, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी लेमडा का जो वैल्यू है 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। बात समझ लीजिए ध्यान से। द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज 0.2 mm, यानी डी का जो वैल्यू है 0.2 मिलीमीटर है, एंड द स्क्रीन इज 200 सेंटीमीटर, यानी डी कैपिटल डी जो है 200 सेंटीमीटर है। सब अलग अलग यूनिट में देता है, देखिए ना क्वेश्चन में नौटंकी। द थर्ड मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, जीरो मैक्सिमा भी x इक्वल टू थर्ड मैक्सिमा है ना। तो आप बताइए थर्ड मैक्सिमा में x बराबर क्या लिखेगा? x जो निकालना है वो थर्ड मैक्सिमा, तो 3 बीटा हो गया सीधा सीधा। 3 मैक्सिमा हुआ तो कितना बीटा हुआ? 3 बीटा हो गया। अब इसी का वैल्यू निकालना है तो आपसे नहीं निकलेगा, आप लिखेंगे 3 लेमडा d/d हो गया। अब देखिए अब पूछते हैं किन्हीं लोगों से, कुछ लोगों से तो पूछना ही पड़ेगा ना। चलिए कौन बताएंगे? प्रियांशी आप बताइए, एक एंगस्ट्रॉन में कितना मीटर होता है? ये बोलिए जल्दी से, मीटर सबको एक साइड में लेके बनाना है। 5000 लिख दिए, 10⁻⁻, मीटर है एक एंगस्ट्रॉन में, -10 होता है। बायोलॉजी में सबसे ज्यादा यही सब चीजें होता है, इसको याद कर लीजिएगा। 10⁻⁻10 मीटर होता है, सेंटीमीटर में 10⁻⁸ होता है। ये मिलीमीटर है, तब मीटर में बदलिएगा। लेमडा d/d कैपिटल सॉरी ऊपर होता है, तो कैपिटल 200 सेंटीमीटर यानी 2 मीटर हो गया ये। और एक 3 भी ऊपर था, तब 3 से मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। और आपका d जो है 0.2 mm है, तो 10⁻³ कर देंगे। अब इससे काटेगा तो 10 बार का कटेगा, ये बात आपको पता है ही पहले से। ये ऊपर जाके पावर प्लस हो जाएगा, तो 3 1 4 और 3 7। नहीं समझे मेरी बात? देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 3 जीरो ऊपर जाके ये प्लस में हो जाएगा, 1 जीरो प्लस में तो 4 जीरो प्लस में, और 4 5 6 7 जीरो प्लस में, तो 5 × 15 गुने 10⁻³ मीटर, यानी 15 मिलीमीटर आपका डिस्टेंस होगा।
अच्छा सेंटीमीटर में दिया है तो 1.5 सेंटीमीटर, देखते कितना यूनिट चेंज करवाता है आपको, 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा तब तो आंसर आपका। देख लिए, बात समझ लिए होंगे आप लोग अच्छी तरह से। इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन है, यह बहुत सारे एग्जाम में आया है और ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। इस तरह का क्वेश्चन हम एक ही को सेट किए, देखिए याद कीजिए, हम भी असाइनमेंट जो सेट किए हैं ना, एक तरह का 4-5 क्वेश्चन नहीं है, सब में थोड़ा थोड़ा कुछ अलग बदला हुआ है, इसलिए बात को समझने की कोशिश कीजिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। आए बात समझ में? आपको जो है इस एक्सपेरिमेंट और 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपको 5वां और 6ठा क्लास के मैथ का याद दिलवाएगा। देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंट में आप क्या कीजिएगा, ऐसे कुछ बात होगी, यहाँ पर होगा आपका S1 S2 दो स्लिट्स होगा, है ना, दोनों कोहेरेंट सोर्स होता है। यहाँ 2 बार लेमडा यूज किया, एक बार लेमडा 1 यूज किया गया, एक बार लेमडा 2 यूज किया गया वेवलेंथ के लिए। लेमडा 1 का जो वैल्यू है आपका 12,000 एंगस्ट्रॉन है और लेमडा 2 का जो वैल्यू है 10,000 एंगस्ट्रॉन है, ऐसा क्वेश्चन में दे रहा है। At what minimum distance from the common central bright screen the screen is 2 meter from the slit? कहता है ये 2 मीटर दिया हुआ, कैपिटल डी जो है आपका 2 मीटर दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में दे रहा है। और स्मॉल डी जो है, डी जो है यहाँ पर स्मॉल डी वो 2 मिलीमीटर दिया हुआ, ऐसा क्वेश्चन में दे रहा है, 2 मिलीमीटर दिया है। तो क्वेश्चन में कहता है व्हाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द कॉमन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन द स्लिट विल बी ब्राइट फ्रॉम वन इंटरफेरेंस पैटर्न कॉन्साइड द ब्राइट फ्रॉम द अदर। कॉन्साइड करने की बात कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ सकते हैं, अपने पास जो क्वेश्चन है उसको आप पढ़ सकते हैं आराम से, और तब इधर मेरे तरफ देखिएगा, पहले ध्यान से समझ लीजिए कि क्या करना है उसमें। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि अब की बार देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ रहे हैं, लाइट में पढ़ रहे हैं ना, ये मोनोक्रोमेटिक के लिए पढ़ रहे हैं कि व्हाइट लाइट के लिए पढ़ रहे हैं, सब जगह ये पहले आप सोच लीजिए, क्लियर कर लीजिए बात को। और ये सब बात लिखवाया नहीं जाता है, सिर्फ बोल के सुनाएंगे, याद रखना है, दोबारा सुनना है, फिर से वीडियो देखिएगा अपना, ध्यान से समझ लीजिए बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ YDSC में हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वह क्या है, ये बात समझिए आप, वह क्या है, कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो क्या है। तो ये जो कैलकुलेशन जो कर रहे हैं हम लोग सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए कर रहे हैं, किसके, सिंगल कलर वाले लाइट के लिए कर रहे हैं, तो सिंगल कलर लाइट के लिए कर रहे हैं। और इधर तब ना देखिए, याद कीजिए यहाँ जो वेवलेंथ होता था, याद कीजिए हम लोग एक वेवलेंथ सर्टेन लेते थे इसके पहले क्वेश्चन में, तो एक वेवलेंथ का कोई एक ही कलर होगा। अब आपको यहाँ पर देखिए एक एक्सपेरिमेंट में एक वेवलेंथ दिया जाता था, इस एक्सपेरिमेंट में 2 वेवलेंथ है। तो एक बात तो समझ लीजिए ध्यान से, एक बात तो याद कर लीजिए ध्यान से, सुन लीजिए ध्यान से, एकदम भूलिएगा नहीं, एकदम किसी कंडीशन में नहीं भूलना है, इस बात को हम दोहराना चाह रहे हैं। तो जरा गौर कीजिए क्या नहीं भूलना है। तो आपको ये नहीं भूलना है कि चाहे वेवलेंथ आप कोई यूज कीजिए, सबका सेंट्रल यहीं पर होगा। वेवलेंथ आप 5,000 वाला भी यूज कीजिएगा तो सेंट्रल मैक्सिमा उसका यही बनेगा। वेवलेंथ 10,000 वाला भी यूज कीजिए तो सेंट्रल मैक्सिमा यहीं पर बनेगा। 20 लाख वाला भी यूज कीजिए तो यही होगा। मतलब कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि आपका कोई भी वेवलेंथ लीजिए, सेंट्रल मैक्सिमा तो यहीं पर बनेगा। अब प्रश्न ये उठता है, पहले β1 निकालते हैं, फ्रिंज विड्थ निकालते हैं फर्स्ट के लिए, यानी पहला के लिए, जो पहला वेवलेंथ है उसके लिए बीटा निकालेंगे, β1 होगा और λ1 d/d होगा, ऐसा फॉर्मूला लिखिएगा। λ1 का वैल्यू कितना है, 12,000 एंगस्ट्रॉन है। एंगस्ट्रॉन को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻10 लिखते हैं, और ये मीटर 2 है आपका। और जरा ध्यान से देखिए स्मॉल डी है जो 2 mm है, 10⁻³ है। तो β1 का जो वैल्यू आ गया, 2 से 2 कट गया, 3 ऊपर जाके प्लस होगा, 3 3 6 प्लस हो गया, यानी 12 × 10⁻⁴ मीटर आपका आ गया क्या आंसर, β1 का वैल्यू। उसी तरह से β2 जब निकालने चलिएगा आप, तब क्या होगा, आप लिखिएगा 10,000 एंगस्ट्रॉन लिखिएगा, इंटू 10⁻⁻10
फिर ये 2 तो वही रहेगा और ये 2 तो वही रहेगा, यानी यहाँ हो जाएगा 10 गुने 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा बीटा 2। अब एक बात समझ लीजिए ध्यान से, किसका बीटा ज्यादा बड़ा है ये बोलिए ध्यान से आप लोग बतलाइए कि किसका बीटा ज्यादा है, हम ये आप सुनना चाह रहे हैं। अब ध्यान से किसका बीटा ज्यादा दिख रहा है आप लोग को, बीटा 1 की बीटा 2? बीटा 2। बीटा 1 ज्यादा, बीटा 2 कहाँ से आ गया आपको ज्यादा? ये 10 है वो 12 है, तो ऐसे भी दिख रहा है ना कि 12 ज्यादा होता है, पावर सेम है सबका। बीटा 1 ग्रेटर है, तो देखिए बीटा 1 को मैं रेड कलर से दिखाऊंगा और बीटा 2 को ब्लैक से। तो याद कीजिए बीटा 1 यहाँ पर मैक्सिमम ब्राइटनेस जो होगा, ब्राइटनेस होगा B1 का, यहाँ पर होगा ब्राइटनेस, B1 का ब्राइटनेस यहाँ पर होगा, है ना, और B1 का ब्राइटनेस फिर यहाँ कहीं होगा, फिर B1 का ब्राइटनेस यहाँ कहीं होगा। मतलब पहला वेवलेंथ के चलते हम ब्राइटनेस लिख रहे हैं, मतलब मैक्सिमा लिख रहे हैं, ब्राइटनेस लिख रहे हैं, ब्राइटनेस ब्राइटनेस, इसी तरह से फिर आगे ब्राइटनेस कहीं होगा, होगा कि नहीं आपका? आप बात समझ लीजिए। और बीटा 2 का भी जो ब्राइटनेस होगा ना, यहाँ पर तो बीटा 2 वाला भी होगा ब्राइटनेस, लेकिन अब देखिए ध्यान से, बीटा 1 है जो 12 गुने 10⁻⁻4 पर था और ये 10 गुने 10⁻⁻, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर 12 का दूरी है, -4 तो कॉमन है दोनों का, छोड़ दीजिए पहले। अगर यहाँ से यहाँ तक 12 का दूरी है, यहाँ से यहाँ तक 12 का दूरी है, और फिर उसका देखिए, अब देखिए ध्यान से समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये 12 पर मिलेगा, फिर 24 पर मिलेगा, फिर 36 पर मिलेगा, ऐसे मिलेगा। लेकिन ये 10 वाला जो है, ये बीटा 2 है जो 10-10 पर है, तो ये पहले बीटा 2 जो है अब नीचे थोड़ा मिलेगा, 10 पर मिलेगा, फिर ये 20 पर मिलेगा, फिर ये 30 पर मिलेगा, ऐसे मिलेगा। मतलब इसका ब्राइटनेस अलग अलग जगह होगा और इसका ब्राइटनेस अलग अलग जगह होगा, लेकिन सेंट्रल में दोनों का ब्राइटनेस सेम होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? या कोई कष्ट है तो हमको पूछ लीजिए पहले, तब आगे सोल्यूशन अब होगा। हम जो समझा रहे हैं समझ, देखिए थ्योरी तो पढ़ लिए, थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल में मजा आता है कि आप समझे क्या, बिना न्यूमेरिकल का आप समझ नहीं सकते बात को। इसलिए बार बार हम कहते हैं फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल होता है ना, वो आत्मा है शरीर का, बस समझ लीजिए, आत्मा का अनुभव कीजिए। सुंदर शरीर का थ्योरी को देख करके मत खुश हो जाइए, थ्योरी समझ में आ गया तो खुश मत होइए ज्यादा, तो शरीर को देख के खुश होइएगा ना तो उसके अंदर बहुत बुरी आत्मा होता है। देख लिए ध्यान से यहाँ पर, तो बात समझ लीजिए ध्यान से। बीटा जो होगा किसी कलर का सेंट्रल में सेम होगा, उसका तो मेजरमेंट है, लेंथ का मेजरमेंट। देखिए इसीलिए सबसे पहले जब थ्योरी समाप्त हुआ तो काउंटिंग करने के लिए सिखाए थे, गिनने के लिए सिखाए थे, जोड़ने के लिए सिखाए थे। अब क्वेश्चन में कह रहा है ना कि क्या ऐसा संभावना हो सकता है कि बीटा 1 और बीटा 2 दोनों एक जगह कहीं कोइंसाइड कर जाए? क्या ऐसा संभावना हो सकता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। अगर हो सकता है तो कहाँ कोइंसाइड करेगा सेंटर से, ये डिस्टेंस बताना है। कहाँ कोइंसाइड करेगा सेंटर से, ये डिस्टेंस आपको बतलाना है। तो देखिए एगो बात बताते हैं, कहानी सुनाते हैं, सुनिए पहले कहानी। अब वो है ना, क्या सुनिए, कहानी सुन लीजिएगा। कैसर क्या कहानी कहने वाले हैं? तो आप लोग कभी ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं कि एक स्टॉप, एक है जो अलार्म बाज, अलार्म मतलब जो अलार्म देता है, तो कहता है एक घड़ी जो है हमेशा 8 मिनट के बाद अलार्म बजाता है। एक घड़ी में जो है 8 मिनट के बाद अलार्म बजता है, एक घड़ी में जो है 12 मिनट के बाद अलार्म बजता है, और एक घड़ी में जो है 16 मिनट के बाद अलार्म बजता है। हर एक 8 मिनट के इंटरवल के बाद ये घड़ी में अलार्म बजता है। इस घड़ी में हर एक 12 मिनट के इंटरवल पर अलार्म बजता है, और इस घड़ी में हर एक 16 मिनट के बाद अलार्म बजता है। तीनों घड़ी में अलार्म जो है 9 बजे एक साथ बज गया था। तीनों घड़ी में अलार्म 9 बजे एक साथ बज गया था, तो तीनों घड़ी में दोबारा अलार्म एक साथ कब बजेगा? इसका आंसर कौन बताएंगे सबसे फास्ट में? एक घड़ी में हमेशा 8 मिनट के बाद अलार्म बजता है, एक घड़ी में हमेशा 12 मिनट के बाद अलार्म बजता है,
एक घड़ी में हमेशा 16 मिनट के बाद अलार्म बजता है। तीनों घड़ी में एक साथ 9 बजे अलार्म बजा है, तो अगला बार तीनों घड़ी का अलार्म एक साथ कब बजेगा ये आप लोग को बतलाना है। क्या अभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं आप लोग मैथ में? 9:48। एकदम सही है। कौन बारह। क्लास में बनाए थे ये क्वेश्चन, ये बताइए आप, बोलिए कौन से 5, क्लास में? 5-6 में बनाए थे? नहीं, और क्या निकालते थे इसका? LCM। एलसीएम। हम तो हिंदी मीडियम में पढ़े थे, लघुत्तम समावर्तक निकालते थे, है ना? क्या निकालते थे? एलसीएम निकालते थे। यानी कि याद कि इस तरह से रिपीटिशन का वर्क अगर कोई एक साथ हो और दोबारा होने की बात करे तो एलसीएम निकालते हैं। तो वही दिमाग यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा। देखिए सबका कॉमन ब्राइट सेंटर होगा, एक बात तो समझ में आ गया। अब जितने तरह का अलग अलग वेवलेंथ लेना है ले लीजिए, सबका बीटा निकाल लीजिए और सभी बीटा का एलसीएम निकाल दीजिए। फिर से अगला कॉमन पॉइंट वहीं पर बनेगा आपको जाके ब्राइट, यानी दोनों का ब्राइट यहाँ पर टकरा गया। अगला बार ब्राइट दोनों का कब कॉन्साइड करेगा? कॉन्साइड मतलब वही टकराना। कब टकराया? तो दोनों का एलसीएम लीजिए। तो आप बताइए यहाँ पर 10 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 60। बहुत लोग को एलसीएम नहीं निकालने आता होगा, तो हमसे पूछ लीजिएगा, अलग से बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। 8, 12 और 16 का एलसीएम 48 होता है, इसीलिए वो बोले थे कि 9:48 में जो है फिर से आपका क्या होगा, घड़ी का तीनों अलार्म एक साथ बजेगा। उसी तरह से वहां पर एलसीएम ऑफ बीटा 1 जो कॉन्साइडिंग पॉइंट होगा, नेक्स्ट कॉन्साइडिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा आपका? एलसीएम ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2 होगा। यानी कि नेक्स्ट कॉन्साइडिंग पॉइंट जो होगा, कॉन्साइडिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? एलसीएम ऑफ बीटा 1 एंड क्या होगा? बीटा 2 होगा। आज दो का एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। क्यों? दोनों का टेबल पढ़ना शुरुआत किए, जहां पर पहला बार दोनों कॉन्साइड करते 12 का 12 12 24 पढ़िए तो 60 आएगा। आइए 60, यानी कि तब तो होगा 60 गुने 10⁻⁴ मीटर पर दोनों कॉन्साइड कर जाएगा। देखिए ध्यान से, तो आपका आंसर भी आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको लगता हो कि हमें अभी कुछ नहीं समझ में आया है तो क्वेश्चन एराइज कीजिएगा, दोबारा पढ़ाने के लिए मत बोलिएगा। जो आपको समझ में नहीं आया उसका क्वेश्चन एराइज कीजिए। देखिए इसलिए हम बोलते हैं बार बार क्वेश्चन एराइज करने के लिए, क्योंकि अभी तक आप लोग क्वेश्चन एराइज करने के लिए नहीं सीखे हैं, सिर्फ रिपीट कर दिए। रिपीट क्या करते हैं? रिपीट तो फिर तो वीडियो मिल ही जाएगा आपको दोबारा, बाद में यूट्यूब पर रिपीट रिपीट करके देखते रहिए 10-20 बार। क्वेश्चन एराइज कीजिए, हम क्वेश्चन बताने के लिए तैयार हैं। मिटा दें कि आगे आप लोग पूछिएगा कुछ क्वेश्चन इसमें से, क्योंकि अब इसका थ्योरी पढ़ाएंगे। कुछ होमवर्क आपको भी रहना चाहिए ना, उसमें बहुत सारा है। बाईडीएससी और इंटरफेरेंस का पूरा क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, जो असाइनमेंट में बचा हुआ जो नहीं बताए हैं उस टॉपिक का पूरा क्वेश्चन रहेगा। अच्छा क्वेश्चन भी होगा, 18-19 क्वेश्चन था लगता है लगभग। तो क्या करें, आगे बढ़ जाएं? कोई क्वेश्चन नहीं आप लोग के पास है तो चलिए कुछ क्वेश्चन बतलाते हैं और आगे बढ़ते हैं हम। देखिए बात समझिए, अब हम लोग एक बात पढ़ने जा रहे हैं कि अगर लाइट रे के रास्ते में कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम आ जाए तो क्या घटनाएं घटित हो सकती है, किस चीज में इफेक्ट आएगा, किसमें चेंज आएगा और किसमें चेंज नहीं आएगा, उस बात को समझने की हम कोशिश करेंगे। या सिंपल भाषा में अगर उसको लिखेंगे लैंग्वेज में तो लिखेंगे कोई ग्लास स्लैब अगर लाइट रे के रास्ते में आ जाए तो क्या घटनाएं घटित होगी। क्योंकि ग्लास जो होता है जल्दी हम लोग को समझ में आता है, वो भी ट्रांसपेरेंट होता है ना? तो देखिए होता क्या है वो समझ लीजिए। देखिए पहले बात समझ लीजिए, अगर ये लाइट जा रहा है, इधर से इधर जा रहा था सीधा, ये राइट है, लाइट का रफ्तार सी से डिनोट होता है, ऐसे जा रहा था ये,
इसके रास्ते में एक ग्लास स्लैब आ गया, ये क्या आ गया, ग्लास स्लैब आ गया, ये ग्लास है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव म्यू है। तो बताइए इस लाइट को यहाँ पर रफ्तार घट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, रफ्तार उसका क्या होगा, घट जाएगा। तो रफ्तार घट जाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा पार करने में। तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है, रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिकल पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ, जियोमेट्रिकल पाथ एंड ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ। बात समझ लिए, ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ में रिलेशन हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या होगा। ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ, ठीक है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल पाथ और ऑप्टिकल पाथ होता है, उसको बात समझ लीजिए, रिलेशन होता है। ज्योमेट्रिकल पाथ मतलब होता है जो ज्योमेट्री से यहाँ से निकाले हैं, याद कर लीजिए, ज्योमेट्री से जो निकाले हैं उसको थिकनेस से डिनोट कर देते हैं। टी जो है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब है, लिख देते हैं यहाँ पर। टी क्या है आपका, थिकनेस है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब है या ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। और म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है या ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, जो भी लिखिए। तो इसमें आपको एक टर्म ये याद रखना है कि ज्योमेट्रिकल पाथ जो होता है, ज्योमेट्रिकल पाथ जो होता है ना, ज्योमेट्रिक जो मेजर किए हैं वो ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल पाथ जो होता है और ऑप्टिकल पाथ, यानी ज्योमेट्रिकल पाथ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू ऑप्टिकल पाथ होता है। इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ होता है, ऑप्टिकल पाथ होता है, याद कर लीजिए। क्या होता है आपका, ऑप्टिकल पाथ होता है। यानी कि ऑप्टिकल पाथ जो यहाँ पर होगा, ऑप्टिकल पाथ जो होगा, ऑप्टिकल मतलब लाइट, लाइट के लिए जो पाथ रास्ता होगा म्यू गुने टी हो जाएगा। अब देखिए तो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएटेड होगा, यानी तब तो कह सकते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएटेड when a glass slab या ट्रांसपेरेंट मीडियम, ग्लास स्लैब inserted extra path difference created when a glass slab inserted in the path of light, लाइट के पाथ में जब कोई ग्लास स्लैब रखेंगे तो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और वह पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा जो क्रिएट होगा ना, ये ऑप्टिकल पाथ माइनस ज्योमेट्रिकल पाथ होता है, यानी म्यू टी माइनस टी हो जाएगा, यानी टी म्यू माइनस 1 हो जाएगा। ये बात समझ लीजिए, फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। अब इस फार्मूला को याद करने से फायदा क्या होगा, इसका यूज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो देखिए अभी हम समझा देते हैं, इसको फिर मिटाएंगे, फिर आगे देखेंगे। यहाँ पर अगर आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का यूज कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल आप पढ़ रहे हैं और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर 2 स्लिट है, स्लिट से लाइट यहाँ पर जाकर के इंटरफेरेंस करने का हम लोग कंडीशन निकाले थे। अगर किसी के लाइट के रास्ते में अगर कोई ग्लास स्लैब रख देंगे तो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएटेड हो जाएगा इतना से। जब पाथ डिफरेंस क्रिएटेड होगा तो यहाँ जो फ्रिंज पैटर्न था ना, वो आगे पीछे होने लगेगा, शिफ्टिंग होने लगेगा। उसका फ्रिंज पैटर्न का क्या होता है, शिफ्टिंग हो जाता है, और वही शिफ्टिंग और फ्रिंज पैटर्न हमको निकालना है ना। यानी कि ये टॉपिक इसलिए पढ़े अभी क्योंकि कभी भी लाइट रे के रास्ता में कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम रख दीजिएगा तो उसका एक्स्ट्रा पाथ क्रिएटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा पाथ क्रिएटेड हो जाएगा,
जिसके कारण पाथ डिफरेंस आ जाएगा, पाथ में डिफरेंस आ जाएगा। एक्चुअल पाथ टी होना चाहिए था, लेकिन ग्लास स्लैब आने के कारण यह पाथ हो गया लाइट के लिए म्यू टी, तो लाइट के लिए एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएटेड हो गया आपका टी म्यू -1, जहां म्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम और टी जो है थिकनेस ऑफ जो मीडियम रखेंगे वो होगा। इतना बात याद हो गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। देख लीजिए, आपको ज्यादा कोई कष्ट नहीं हुआ होगा। देखिए, बात को अगर समझने की आप कोशिश करते हैं तो बहुत सिंपल है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, जब कभी भी आपका वाईडीएससी में किसी एक स्लिट के आगे ग्लास स्लैब रखेंगे तो क्या होगा, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएटेड होगा, जिसके कारण फ्रिंज पैटर्न में शिफ्टिंग आएगी। जिसके कारण क्या आएगा, फ्रिंज पैटर्न में शिफ्टिंग आएगी। तो हेडिंग हम वही लिखेंगे, शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न। हेडिंग वही लिख रहे हैं, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न, फ्रिंज पैटर्न, shifting of fringe pattern when a glass slab, when a glass slab present या glass slab inserted in front of the slit, in front of the slit, स्लिट के आगे जब हम रख देंगे तो फ्रिंज पैटर्न में शिफ्टिंग आएगा। वही फ्रिंज पैटर्न हमको स्टडी करना है, यानी कि इसका हेडिंग हो गया आपको, और इस हेडिंग के आगे हम लोग काम करते हैं। और फिगर मैं इधर बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। फिगर की जो बात हम लोग कर रहे हैं वह फिगर की बात हम इधर बना रहे हैं। देखिए, बात समझ लिए ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा। और एक कंडीशन और भी यहाँ समझाने वाले हैं। ये आपका जो है फ्रिंज है, आने की आपका क्या है, ये एक्सपेरिमेंट है वाईडीएससी का। तो ये एक्सपेरिमेंट है, आप जरा गौर कीजिएगा, इधर ध्यान से समझिएगा। ये सेंट्रल पॉइंट है आपका, दो सोर्स होता है, S1 होता है और S2 होता है। लाइट अगर इधर से ऐसे जा रहा है और ऐसे यहाँ से मिल रहा था, देख लीजिए ध्यान से, ये पॉइंट O होता है, ये पॉइंट P था। तो देखिए, एक बात तो याद कर लीजिए, मेरा बात बाद में समझते रहिएगा। अगर आप ग्लास स्लैब यहाँ रखेंगे तो शिफ्टिंग ऊपर की ओर होगा, और यदि ग्लास स्लैब नीचे वाले स्लिट पर रखेंगे ऐसे करके, थिकनेस टी है इसका थिकनेस टी है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इस बात को मैं यहीं पर इंडिकेट कर रहा हूँ। तो शिफ्टिंग जो होगा, शिफ्टिंग का डायरेक्शन जो फ्रिंज था, ब्राइटनेस था, वो शिफ्टिंग का डायरेक्शन इधर होगा। देख लीजिए, इसीलिए रेड से दिखा रहे हैं सबको। यानी कि अगर ग्लास स्लैब नीचे वाले पर रखेंगे तो शिफ्टिंग जो होगा नीचे होगा, और ऊपर वाले पर रखेंगे तो शिफ्टिंग क्या होगा, ऊपर होगा। इसलिए ये शिफ्टिंग का डायरेक्शन है। ये क्या है आपका, शिफ्टिंग का डायरेक्शन। इस बात को समझ लीजिए, पहले इतना बात समझ लीजिए। अगर आप ग्लास स्लैब जो है नीचे रखेंगे तो शिफ्टिंग जो होगा आपका नीचे होगा, और ऊपर रखेंगे तो शिफ्टिंग ऊपर की ओर होगा फ्रिंज पैटर्न का। देखिए, यहाँ से नीट अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि पूछवे नहीं करेगा, क्योंकि याद कर लीजिए, जेई एडवांस और आपका जेई मेन पूछे हुए हैं, एम्स भी पहले पूछे हैं, लेकिन नीट का भी नजर अब इस पर रहेगा, क्योंकि भारी ये नहीं है, आसान है। आपको फार्मूला याद कर लीजिएगा तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस बात को समझ लीजिए। तो अब हम लोग निकालेंगे कैसे, तो देखिए शिफ्टिंग कैसे निकालेंगे, तो अभी अभी पढ़े हैं उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे कि we know that extra path difference created due to क्या, ग्लास स्लैब, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएटेड ड्यू टू ग्लास स्लैब। क्या होगा, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएटेड ड्यू टू ग्लास स्लैब जो होगा आपका टी म्यू -1 होगा। ये फार्मूला पहले से याद करके रखना है इसके लिए।
अब देखिए ऑल्सो आप जानते हैं क्या, फ्रिंज विथ जो जानते हैं आप, बीटा बराबर जानते हैं लेमडा डी बाई डी। याद करिए, आप जरा गौर कीजिए, लेमडा और डी, सॉरी डी और डी तो कांस्टेंट है, डी और डी कांस्टेंट है, बीटा चेंज करता है तो लेमडा को चेंज करना पड़ता है। पिछले हम क्वेश्चन भी बना के समझ चुके हैं, बना के समझ चुके हैं कि क्या हो सकता नहीं हो सकता है। जो डी बाई डी कांस्टेंट है, लेमडा चेंज करेगा तभी बीटा चेंज, अन्यथा चेंज नहीं करेगा। और लेमडा जो है पाथ डिफरेंस से रिलेटेड है, याद कीजिए एक्स बाई लेमडा इक्वल टू 5/2 यानी आप कह सकते हैं डेट इज क्या, इफ पाथ डिफरेंस is lambda, then fringe shifted equal to beta। हम देखिए कुछ नहीं लिखे, ज्यादा कुछ नहीं लिखे हैं, क्योंकि डी बाई डी कॉन्स्टेंट है तो बीटा और लेमडा डायरेक्टली पॉसिबल है, तो ये लिखे इफ पाथ डिफरेंस इज लेमडा, और पाथ डिफरेंस लेमडा हो तो फ्रिंज जो है बीटा से शिफ्ट करेगा। अगर आपका पाथ यूनिटी मेथड लगा रहे हैं, पाथ डिफरेंस यदि 1 आ जाए तो शिफ्टिंग जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बीटा बाई लेमडा हो जाएगा। यूनिटी मेथड लगाने आ रहा है ना, एक एक नियम। अगर पाथ डिफरेंस जो है कितना से, टी म्यू -1 से क्रिएटेड हो जाए तो आप ही खुद बताइए कि शिफ्टिंग कितना होगा, बीटा बाई लेमडा और टी म्यू -1 हो जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न ड्यू टू ग्लास स्लैब क्या होगा। यानी फिर से हेडिंग लिख रहे हैं, शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न ड्यू टू ग्लास स्लैब के कारण क्या होगा, शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंज पैटर्न। तो शिफ्टिंग जो होगा आपका बीटा टी म्यू -1 बाई लेमडा होगा। देख लीजिए यही फार्मूला होगा आपका। इसी फार्मूला को आप आगे भी बदल सकते हैं, कहिए कैसे बदल सकते हैं, तो बीटा का वैल्यू रहने दीजिए इसी तरफ से, बीटा टी म्यू -1 बाई लेमडा। फार्मूला आसान रूप में ज्यादा याद रखिए तो ज्यादा फायदा होगा, यानी कि ये फार्मूला आपको जो है हर हाल में अब याद करना है। लेकिन अब हम ये निकालना चाहते हैं नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड क्या होगा, तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड जो होगा वो कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड ड्यू टू ग्लास स्लैब, वही हेडिंग होगा। तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड का फॉर्मूला क्या लिखिएगा, टोटल शिफ्टिंग। देखिए याद कर लीजिए, इसका भी एक नियम से बनेगा। आप बताइए टोटल शिफ्टिंग अगर 10 सेंटीमीटर हुआ, टोटल शिफ्टिंग कितना है 10 सेंटीमीटर, और एक फ्रिंज जो है 2 सेंटीमीटर का है, तो कितना फ्रिंज शिफ्ट किया ये बताइए। टोटल शिफ्टिंग जो है 10 सेंटीमीटर है, और एक फ्रिंज का जो 5 होगा, सीधा 5 होगा, सिंपल, हाँ वो डिवाइड कर लेंगे। तो नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड का फॉर्मूला भी यही होगा, टोटल शिफ्टिंग बाय फ्रिंज विड्थ। टोटल शिफ्टिंग यानी क्या, टोटल शिफ्टिंग बाय क्या, आप ही बताइए, फ्रिंज विड्थ यानी बीटा। ये फॉर्मूला होगा कि नहीं। अब बताइए टोटल शिफ्टिंग यहाँ दिया हुआ, देख लिए ध्यान से, गौर से समझिए। टोटल शिफ्टिंग का फॉर्मूला बीटा टी म्यू -1 बाई लेमडा है, दिया हुआ है, और उसको बीटा से डिवाइड किया तो बीटा कट जाएगा, और फार्मूला जो आएगा ना बड़ा इंटरेस्टिंग आ जाएगा, आसान वाला आ जाएगा, टी म्यू -1 बाई लेमडा आ जाएगा। यानी नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड का जो फार्मूला आया उसको गौर से देखिएगा, तो आपको कुछ अनुभव हुआ कि नहीं ये बताइए, गौर से देखिए। हम तो फार्मूला रटे ही नहीं, अपने से याद हो गया था। अब आप लोग को अपने से याद होता है कि नहीं ये तो आपको समझना पड़ेगा। हम तो नहीं रटे थे, हमको डायरेक्ट दिमाग में समझ में आ गया था बात। आप लोग को क्या समझ में आया है बताइए।
नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड का फॉर्मूला, इससे ज्यादा आसान, इस फॉर्मूला से ज्यादा आसान है इस फॉर्मूला को याद करना। नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड जो है पाथ डिफरेंस बाय टोटल पाथ है, यानी ये पाथ डिफरेंस याद कीजिए, टी म्यू माइनस 1 पाथ डिफरेंस है, याद कीजिए पाथ डिफरेंस है, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस है ये टी म्यू माइनस 1, और पाथ डिफरेंस बाय लेमडा इक्वल टू फेज डिफरेंस बटा 2 पाई पढ़ते थे ना, तो पाथ डिफरेंस बाय लेमडा, पाथ डिफरेंस बाय लेमडा नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड है। और अगर आपको पता है कि नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड क्या है और टोटल शिफ्टिंग कभी निकालना रहेगा, तो इस बीटा से उसमें गुना कर दिएगा। देखिए फॉर्मूला आ गया, उलट पुलट के एक ही फॉर्मूला है। आपको किधर से लर्न जल्दी होता है वो आप सोचिए, हम तो उल्टा ही याद कर लिए थे इधर से ही, क्योंकि इसमें याद था कि पाथ डिफरेंस बाय वेवलेंथ होता है हमेशा फॉर्मूला में, तो पाथ डिफरेंस ग्लास स्लैब के चलते टी म्यू माइनस 1 बाय लेमडा हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्टेड निकालना होता है तब बीटा से गुना कर देते हैं, क्योंकि नंबर शिफ्टिंग शिफ्टेड 5 हो गया, अगर 5 शिफ्टिंग हो गया तो बीटा से गुना करेंगे तो 5 गुने बीटा हो जाएगा। मेरा थ्योरी समाप्त हुआ। अब बताइए आप लोग को इसमें कोई कष्ट है तो, क्योंकि इस पर फिर क्वेश्चन चलेगा। अगर कोई कष्ट नहीं है तो बोलिए जल्दी से, कष्ट है तो भी बोलिए जल्दी से, तभी काम चलेगा आपका। किन्हीं को कोई कष्ट नहीं शायद, इसलिए हम आगे ही बढ़ेंगे अब, है ना। चलिए तो आगे जब बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के लिए तो हमको क्वेश्चन का सहारा चाहिए। तो देखिए जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, उसी में आ जाइए। आपको YDSC जो आती दिए है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 23 एक है, वो जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको बनाइए 23 नंबर। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन अ ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रेक्टेड 1.5 थिकनेस T इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द स्लिट बीम, तो आपका उस क्वेश्चन को बनाइए, जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको जल्दी से बनाइए। देख लीजिए 23 नंबर क्वेश्चन जो है आपका जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसी को बनाना है। फास्ट में बनाइए और हमको बतलाइए, तब तक जो है हम इधर थोड़ा सा अपना काम कर लेते हैं।